हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको फिजिक्स पूरा रिवीजन करा दिए हैं, उससे भी पहले हम आपको पूरा मैथ रिवीजन करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री को रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ गए बातों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। कुछ इसका गुण होता है, उस गुण के बारे में बात करेंगे और उसको बढ़ते से घटते क्रम में हम लिखेंगे। ठीक है, ये सब देखिए कई बार ऑप्शन देकर के एग्जाम में पूछ लेता है, तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि पहला देखिए क्या आपका गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 m और v स्क्वायर होता है। यहाँ पे m क्या है, तो मास है किसी भी बॉडी का, और v क्या है, तो उसका वेलोसिटी है। ठीक है, जो स्पीड है वो। तो देखिए अगर मैं बात करूँ गतिज ऊर्जा का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गैस में होता है। उसके बाद आपका द्रव में होता है, तब होता है ठोस में, क्योंकि ठोस के अंदर कोई भी गति नहीं होता है ना, तो इसीलिए उसके अंदर सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें घनत्व का, तो घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ठोस में होता है। उसके बाद द्रव में, तब गैस में होता है। अगर मैं बात करूँ अंतर आणविक आकर्षण बल के बारे में बात करूँ, तो देखिए आकर्षण बल का मतलब क्या होगा कि दो पार्टिकल के बीच में होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ठोस में, तब द्रव में, और तब कहाँ होगा, गैस में होगा। अगर मैं आंतरिक स्थान की बात करूँ, तो देखिए आंतरिक स्थान किस में ज़्यादा होता है, तो गैस के पार्टिकल में ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल जो होता है ना दूर दूर होता है। गैस का एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ द्रव का, तो थोड़ा इससे नज़दीक रहता है। लेकिन ठोस का बात करूँ तो बिल्कुल नज़दीक रहता है। ऐसे समझ गए बातों को। तो सबसे ज़्यादा स्थान किसके बीच में रहता है, तो गैस के बीच में। उसके बाद द्रव, तब होता है ठोस के बीच में। अगर मैं प्रत्यास्थता की बात करूँ, इलास्टिसिटी का, तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, तब होता है आपका द्रव में, तब होता है कहाँ, तो गैस में। अगर मैं यानी कि ससंजक बल की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा होता है किसमें, तो ठोस में होता है, तब होता है आपका द्रव में, तब होता है गैस में होता है। अगर आगे मैं विसरण की बात करूँ, विसरण मतलब जो प्रसारण होता है वो, तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है, तो गैस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है, तब उसके बाद क्या होता है, ठोस में होता है। जैसे कि आप अपने रूम में सेंट मारते हैं तो आपके पड़ोसी को पता चल जाता है। आप परफ्यूम मारते हैं, आपके पड़ोसी वाले रूम में पता चल जाता है। तो ये क्या है, विसरण हो रहा है किसमें, तो गैस में विसरण हो रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका ये भी टॉपिक है ना, सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी स्किप नहीं कीजिए। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि तत्व बोलिए या यौगिक, यहाँ पे कुछ तत्व है और कुछ यौगिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक अणु में परमाणु की संख्या कितना है। एक अणु में मतलब एक जो मोलिक्यूल होगा उसमें परमाणु की संख्या कितना, ये आपको बताना है। तो देखिए आर्गन को आप क्या लिखते हैं, Ar से लिखते हैं। तो इसमें एक अणु है, लेकिन एक ही परमाणुओं की संख्या है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई नहीं है। एक ही मतलब आर्गन को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम को ऐसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें एक ही है हीलियम, तो मतलब एक ही परमाणु संख्या है। अगर देखिए आयरन की बात करें तो आयरन को कैसे Fe से लिखते हैं, तो मतलब इसमें एक ही क्या है, तो परमाणु की संख्या। एक अणु में एक ही परमाणु की संख्या है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की बात कीजिएगा तो इसको कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन में आपका कितना आ गया, तब परमाणु की संख्या 2 हो गया। उसी तरह से क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, तो Cl से Cl2 से क्लोरीन को लिखते हैं। क्लोरीन गैस जो होता है Cl2 होता है, तो मतलब इसमें परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। अगर जल की बात करें तो जल को कैसे लिखते हैं, तो H2O लिखते हैं। तो परमाणु की संख्या इसमें कितना हो गया, तो देखिए एक तो वो मतलब ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो क्या हो गया, 3 हो गया। समझ गए बातों को। अगला देखिए अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या लिखते हैं, यानी कि NH3 लिखते हैं ना। तो देखिए एगो तो N हो गया और 3 गो H हो गया, तो मतलब कितना, 4 हो गया। अगर सल्फर की बात करें तो कैसे लिखते हैं, S8 से लिखते हैं। तो इसमें परमाणु संख्या कितना हो गया, तो 8 हो गया इसमें परमाणुओं की संख्या। समझ गए बातों को। तो इसी तरह से यहाँ मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 है तो एकल लिखा गया, 2 हो जाएगा तो यानी कि मतलब 2 ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिखा गया, तो इसका इतना ज़्यादा मैटर नहीं, लेकिन ये आपको पूरा मैटर है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे तत्व है। देखिए तत्व का मतलब क्या है कि वो अकेले सूत्र होगा। जो अकेले होता है उसको तत्व बोलते हैं। जब उसमें एक से ज़्यादा मिल जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, या तो हम उसको मतलब जैसे कि मतलब उसका सूत्र बन जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। समझ गए बातों को। तो देखिए तो अकेले कौन कौन है, तो अकेले जैसे कि आयरन होता है, ये अकेले होता है। ठीक है, एक तत्व है। निकेल एक तत्व है, मतलब जैसे कि सोडियम होता है तो वो एक तत्व होता है। यहाँ पे क्रोमियम दिया है तो ये भी एक तत्व है। समझ गए बातों को। तो ये सब एक तत्व हो गया। लेकिन यौगिक की बात करेगा तो एक या एक से उसमें अधिक होगा, और ये एक सूत्र के फॉर्म में है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये एक यौगिक बन गया, मतलब एक से ज़्यादा मिल गया ना। उसी तरह से मतलब यहाँ पे वाटर हो गया H2। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, तब वाटर बना ना। तो मतलब एक से ये अधिक है। ठीक है,
अगला देखिए, अगर मिश्रण की बात करें तो देखिए मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मिला रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास दूध है 5 लीटर, उसमें डायरेक्ट कल से पानी लेकर लाया, थोड़ा सा डाल दिए, इसमें आपको पता नहीं कितना पानी डाले, तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। मतलब कोई भी समान अनुपात में नहीं है, सीधे मिला हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया आपका जैसे कि वायु हो गया, शरबत हो गया, तो ये सब क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे कि आप चीनी पानी सब मिला देते हैं, नींबू उबू, तो शरबत हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता उसमें कितना ग्राम नींबू है, कितना ग्राम चीनी है, कितना ग्राम पानी है, ये सबको वहाँ पे क्या आप डिफाइन नहीं करते हैं। तो मतलब जनरली डिफाइन नहीं करते। आप बोलिए कि सर हम नाप के रखने लगेंगे तब, तो ऐसे नहीं होता जी। यहाँ सर मतलब जो एग्जाम्पल लिया गया ये इस बेसिस पे लिया गया कि जनरली क्या होता है उस बेसिस पे। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो है एकदम ध्यान से देखिए, सब आपके एग्जाम में काम आएगा। मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है। केमिस्ट्री से आपको ऐसे भी पता है कि लोगों को मन नहीं लगता है पढ़ने में, लेकिन इसमें इतना अच्छा फॉर्मेट में दिया है ना कि आपको अपने आप मन लग जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा तो आपका कंफर्म मतलब यहाँ से जो मार्क्स आएगा मतलब बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहली बात क्या है, यहाँ पे आपका लिक्विड है, यहाँ पे क्या है गैस, और यहाँ सॉलिड है। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर सॉलिड में होता है, मान लीजिए सॉलिड में, तो उसको हम अगर हीट देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि डेलेज का हीट दे दिए तो लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड के ऊपर फिर से आप हीट दे दिए तो किस में, तो गैस में बदलेगा। ये बात तो आपको समझ में आता है। तो देखिए जब सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और जब लिक्विड से जाता है गैस में तब उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। और जब गैस से कहाँ जाता है तो गैस से सॉलिड में जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। लेकिन यहीं पे उल्टा देख लीजिए आप, जैसे कि आपको बोलेगा कि सॉलिड से किस में जाएगा, गैस में गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है। अगर गैस से कहाँ जा रहा है, लिक्विड में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर लिक्विड से कहाँ जा रहा है, सॉलिड में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग में, फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि आप मतलब अपने फ्रिज के अंदर अगर आप पानी मतलब रख देते हैं तो क्या बन जाता है, वो मतलब सॉलिड बन जाता है ना, जैसे कि बर्फ बन जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। अगला देखिए, देखिए आगे क्या है कि ठोस का द्रव में बदलना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब मेल्टिंग बोलते हैं। उसी तरह से क्या, तो द्रव का ठोस में बदलना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि फ्रिज के अंदर होता है। ये देखिए गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या होता है, तो डिपोजिशन होता है, जो यहाँ हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, द्रव का वाष्प में बदलना, तो क्या कहलाता है, तो ये वाष्पीकरण या इवेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कि यानी कि वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो कंडेंसेशन या सघन कहलाता है, संघनन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। देखिए आगे आपका यहाँ पे टॉपिक है कि जैसे कि कोई शुद्ध जल है तो उसका मतलब क्वथनांक बोले तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो देखिए 100 डिग्री होता है। और जब कोई अशुद्ध जल होता है ना, तो यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस ही लिखा है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक होता है। लेकिन यहाँ 100 डिग्री ही लिया है, तो आप भी मतलब मान लीजिए 100 डिग्री ठीक है, लेकिन 100 डिग्री से थोड़ा अधिक होता है। जब आप कभी भी मतलब पानी के अंदर थोड़ा इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, अशुद्धता मिला देते हैं, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ के बातों को। आगे देखिए, जैसे भारी जल का अगर पूछ लिया आपको, जैसे भारी जल को और नाम से भी जानते हैं, इसको गुरु जल भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, तीनों नाम से पूछा जाता है। ठीक है, और इसका यूज रिएक्टर में किया जाता है। तो इसका कितना होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका होता है 101 पॉइंट मतलब 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ईथर का पूछ लिया आपसे तो कितना होता है, तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है ईथर का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या पॉइंट आपका दे। देखिए परमाणु का यहाँ पे दिया गया, परमाणु संरचना और सिद्धांत दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया, तो तत्व और यौगिक दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ परमाणु का संख्या दिया गया, उसके बाद फिर से यहाँ तत्व यौगिक और परमाणु की संख्या दिया। तो अगर हम आयरन में बात करें तो कितना परमाणु संख्या था, 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो 2 होता है। अगर यहाँ पे कैल्शियम यानी कि CaSO4 की बात करें, देखिए तो एक हो जाएगा Ca, और उसके बाद S के लिए 1 हो जाएगा, और O4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, कैल्शियम के लिए 1 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़िएगा तो आपको कितना दे देगा, तो 7 दे देगा। उसी तरह से ये 13 देगा, और इसको अगर जोड़िएगा तो देखिए 1 तो कैल्शियम के लिए हो गया, और 1 हो जाएगा ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन के लिए, 2 और गुने 2 कीजिएगा तो 4, और 1 ये मिला कितना, 5 हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए, देखिए ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया रेलवे के एग्जाम में, कि यानी कि नाभिक के तिर्जा कितना होता था। नाभिक का जो तिर्जा होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, या इसको अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है तो यानी कि ये कितने के बराबर होता है, 1 यानी कि फर्मी के बराबर होता है, या फेम्टो के। देखिए फर्मी या फेम्टो दोनों बराबर ही होता है, तो या तो आपको फर्मी लिखा रहेगा या फेम्टो लिखा रहेगा, तो दोनों में से कोई भी देगा तो 1 के बराबर होता है। मतलब 10⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मी या फेम्टो होता है। अगला देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका नाभिक का तिर्जा दिया गया था, लेकिन अगर परमाणु
परमाणु की त्रिज्या पूछ रहे थे कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है या 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। देखिए हमेशा नाभिक का त्रिज्या होगा छोटा होगा परमाणु की त्रिज्या से, क्योंकि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, यही यहाँ पे दिया गया। देखिए अगर यहाँ पे आपको नाभिक की त्रिज्या की बात कर रहा है तो देखिए इतना ही सा है, लेकिन परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहा है तो ये पूरा हो जाएगा। समझ गए बातों को, तो यहाँ पे ये दिखाया भी गया, आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आविष्कारक की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज की बात करें तो कितना होता है, -1.6022 इंटू में 10⁻⁻90 कूलम होता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो प्लस में 1.6022 इंटू 10⁻90 होता है। मतलब दोनों सेम ही होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें माइनस लगा रहता है और प्रोटॉन क्या होता है, तो प्लस होता है। न्यूट्रॉन में अगर चार्ज की बात करें तो कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे सापेक्षिक आवेश की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, दोनों के सापेक्ष में अगर देखेगा तो इसका -1 हो जाएगा, इसका प्लस और इसका कुछ नहीं होगा। अगर मास की बात करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मास होता है, 9.1 इंटू में 10⁻31 kg होता है। अगर इसमें बात करेगा आपको किसका, प्रोटॉन का, तो कितना होता है कि 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और यहीं पे अगर आपको न्यूट्रॉन की बात करें तो इससे थोड़ा सा अधिक होता है, पॉइंट के बाद 1.6 तक यहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पे 7.2 था, इसमें 7.2 था, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। इसका खोज किसी इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन को देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अगर प्रोटॉन में गोल्डस्टीन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो रदरफोर्ड रहेगा तो उस पर लगा देना है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें इसका खोज चेडविक के द्वारा किया गया था। समझ गए बातों को, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे आ गया कि कक्षा की संख्या के नाम। देखिए तो कक्षा कौन कौन होता है, तो K, L, M, N, O, P और Q, मतलब यहाँ तक कक्षा होता है। अब देखिए K से आपको 1 से स्टार्ट करना है, आगे तक बढ़ते जाना है आपको, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2n² होता है। समझ गए बातों को। अगर K सेल के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, जब 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने में 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे दिया गया। अगर हम मान लिए कि हम मानते M सेल में एक बार पूछा गया परीक्षा में, इसे हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन आते ही रहता है। तो M सेल के लिए n का जगह कितना रखिएगा, 3 रखिएगा, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 और दूना कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इस सेल में, तो 18 हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे 18 दिया है, तो इसी तरह से इसको निकालते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका कक्षा दिया है, जैसे कि कक्षा क्या हो, K, L, M, N, कक्षा यहाँ पे ले लिया गया। उसके बाद देखिए कक्षा K में कितना होता है, तो 2, उसके बाद कितना होता है, 8 होता है, उसके बाद कितना 18 होता है, 32 होता है। जैसे कि ऐसे कक्षा बनता है ना, ऐसे कक्षा। तो देखिए आप मान लीजिए कि इसको आप K मान लीजिए, इसको L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, इस तरह से आगे बढ़िएगा तो इसमें 2 होता है, उसके बाद इसमें 8 होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें 18 होता है, आगे बढ़िएगा तो उसमें कितना होता है, 32 होता है। तो इस तरह से बढ़ते जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया कि उप कक्षा दिया गया। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि मतलब K कक्षा में क्या होता है, खाली S होता है। L कक्षा में जाइएगा तो S प्लस में P होता है। उसके बाद M कक्षा में जाइएगा तो S, P और D आ जाएगा। N कक्षा में जाइएगा तो S, P, D और F तीनों आ जाएगा। देखिए अब इसे लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे उप कक्षा दिया है, इसके मतलब जो सबसे अंतिम में क्या बच रहा है, तो अंतिम में तो इसमें एक हुआ है तो सीधे S बच गया। इसमें देखिए SP है तो लास्ट में क्या बचेगा, P बचेगा। SPD है इसमें तो लास्ट में D बच गया। इसमें SPDF है तो इसमें F बच गया। समझ गए बातों को। देखिए अब पहला कक्षा में K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। L में देखेगा तो कितना, 6, और इसमें देखिए M में देखेगा तो 10, और यहाँ पे N में देखेगा तो 14। ये O वाला नहीं, जो हम ये पीछे बताएं, ये इससे इसका मैटर नहीं है। इसका जो लास्ट में जो आया ना, इसके पावर में कितना ये देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे S के लिए 2 होता है, P के लिए कितना होता है, तो 6 होता है, तो लास्ट में यही आया ना। उसके D के लिए 10 होता है और F के लिए 14 होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे यहाँ पे आ गया कि जैसे जो कक्षा होता है S के लिए, तो यहाँ पे देखिए कक्षा की संख्या, देखिए कक्षा की संख्या हर एक कक्षा में कितना, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तब वो फुलफिल हो जाता है। तो देखिए इस कक्षा में कितना है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 है, S = 2 है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसी तरह से P में 6 गो है, तो 3 गो कक्षा में, मतलब 3 गो डब्बा में आप 2 गो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। देखिए D के लिए उसी तरह से 5 गो भरा होता है और F के लिए 7 गो भरा होता है। समझिए बातों को। तो ये देखिए आपको थोड़ा सा इसको देख लेना ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन इतना, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाता है। जैसे कि देखिए आपको अगर दे देगा कि P = 2 में 6 है, तो आप कैसे, मतलब अगर ऑप्शन दे देगा, एगो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, एगो में मान लीजिए कि एगो हटा देगा, एगो दूसरा में जोड़ देगा, तो आपको ये याद रहेगा। आप अगर पढ़े रहिएगा कि P = 2 में 6 के लिए ये भरता है, मतलब 3 गो पूरा का पूरा डब्बा में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरता है, तभी जा करके ही काम आप कर पाइएगा ना। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या है
कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, मतलब दोनों बात सेम ही है, या तो आप परमाणु संख्या बोलिए या परमाणु क्रमांक बोलिए, यानी कि एटॉमिक नंबर की बात हो रहा है। इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसका खोजकर्ता है मोजले या मोसले बोलिए, दोनों बात बराबर है। देखिए आगे क्या आपका कि परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है। देखिए प्रोटॉन की संख्या जो होता है किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही परमाणु संख्या के बराबर होता है, मतलब P में Z हो गया। Z को हम परमाणु संख्या से दिखाते हैं और P को प्रोटॉन से दिखाते हैं। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास की बात कर रहा है। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि जो भी आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका जो आता है यही क्या आता है कि परमाणु द्रव्यमान आता है, या एटॉमिक मास आ जाता है। समझिए बातों को। अगर आपको यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है सपोज कीजिए, तो कैसे निकालिएगा? जो आपका यहाँ पे एटॉमिक मास है यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है A और माइनस में क्या कर लीजिए P, प्रोटॉन की संख्या कर लीजिए, तो क्या निकल गया? आपका न्यूट्रॉन निकल गया। समझ गए बातों को। देखिए अगर कोई भी ऐसे एटम होता है तो उसमें यहाँ जो ऊपर में दिया रहता है ये परमाणु भार होता है और नीचे में क्या होता है? परमाणु नंबर होता है, संख्या होता है। जैसे कि यहाँ सोडियम में दिया गया, ऊपर वाला को हम क्या बोलेंगे? तो परमाणु भार बोलेंगे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान और भार वही बात है, ठीक है। और एटॉमिक या तो एटॉमिक मास बोल दिए, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? तो हम ये क्या है आपका प्रोटॉन की संख्या है या नंबर ऑफ, या मतलब प्रोटॉन की संख्या बोल दिए, एटॉमिक नंबर बोल दीजिए, बात दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। समझ गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा? तो 23 - 11 कर दीजिए तो आपका कितना? 12 न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। समझ गया बातों को। आगे देखिए, देखिए अब यहाँ पे केस बन रहा है। केस क्या क्या बन रहा है आपको ध्यान से देखना है। केस से क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो छूट जाता है। देखिए उदासीन का बात कर रहा है, इसके मतलब इस सोडियम के पावर में कुछ नहीं है तो उदासीन है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे आपका मास नंबर जो हो गया कितना? 23 हो गया, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर हो गया परमाणु संख्या कितना? 11 हो गया। तो देखिए Z यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। कब? जब ये उदासीन होगा तब, ठीक है। उदासीन होगा तो ये बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे यही बात देखिए, और न्यूट्रॉन तो आपका निकल जाएगा, मास नंबर में से इसको घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन आगे का केस देखिए, देखिए जब धन आवेशित होगा उसके ऊपर, यहाँ पे देखिए एक धन आवेशित हो गया ना इसके ऊपर, तब यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा? तब परमाणु संख्या जितना है वो और माइनस में आपको आवेश करना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकला? आपको प्रोटॉन की संख्या तो पता चल गया 11 हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगा। अब ये 11 - 1 में 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से प्लस लगा हुआ है, इसको हमें घटाना पड़ेगा तब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल पाएंगे। उसी तरह से इधर में 2 को लगा हुआ है तो आपको 2 को घटाना पड़ेगा। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे केस तीसरा क्या है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि जैसे कि ऋण आवेशित हो तब के केस में क्या होगा? वहाँ तो धन आवेशित है लेकिन अगर ऋण आवेशित होगा तब क्या करना पड़ेगा? आपको कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है तो क्या करना पड़ेगा? परमाणु की संख्या प्लस में आवेश की संख्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 गो ऋण आवेशित है तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 8 है, इसका मास नंबर की अगर हम बात करें यानी कि परमाणु द्रव्यमान का तो 16 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8, और ये आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ पे प्लस में कीजिएगा कितना? जितना इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है उतना, तब कितना है? तो 2 लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 क्या आ गया? तो ये 10 जो आपका आ गया ये आ गया क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया। अच्छे से समझ गए बातों को। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आपको आ गया, तो अब आपको क्या निकालना है? देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस में क्या करते? तो जो भी आपका प्रोटॉन की संख्या हो तो वो करते। तो यहाँ पे देखिए कितना आपका मतलब मास नंबर कितना है? तो 16, और ये कितना है? 8 है, तो इसमें से -8 करते क्या निकल गया आपको? 8 निकल गया। ये क्या हो गया? तो न्यूट्रॉन हो गया। समझ गए बातों को। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखिए यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि यानी कि मूलानुपाती सूत्र का बात कर रहा है, यानी कि इंपिरिकल फार्मूला का बात कर रहा है। दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक बार आप चैनल पे विजिट भी कीजिए ताकि आपको जो मटेरियल अच्छा है वह बहुत आपको पसंद आएगा। जो भी प्ले लिस्ट बना हुआ है वो सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार विजिट कीजिए और ज़रूर देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वो सब स्पेसिफिक है, इधर उधर कोई भी बेकार का मटेरियल नहीं करता हूं, क्योंकि यही जो केमिस्ट्री अभी मैं करा रहा हूं ना, ये आप देखिएगा आपको बहुत काम आने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, अगर ग्रुप डी दे रहे हैं, NTPC CBT 2 दे रहे हैं, चाहे DFCCIL दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम में जहां केमिस्ट्री आता है ना वो सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा ये सब है। समझ गए बातों को। देखिए तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है आपसे? मूलानुपाती सूत्र का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इंपिरिकल फार्मूला का देखिए क्या होता है ना मूलानुपाती सूत्र। सिंपल बात है कि जो भी आपका सूत्र है ना उसमें से जितना आप कॉमन ले सकते हो उसको लेकर के हटा दीजिए, जो बच गया वही आपका मूलानुपाती बच गया। तो देखिए
यहाँ पे क्या है कि C6 है और H6 है, तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं ना, तो उसको लेकर हटा दीजिए, जो बच गया वही मूलानुपाती हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो मतलब H2O2 है, तो ये दोनों में से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, हटा दिए, जो बच गया वही हो गया मूलानुपाती। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, इथेन दिया, मतलब C2H6 दिया है, तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 ही ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लेते, यहाँ बच गया क्या, C और H3 बच गया, तो ये आपका क्या हो गया, तो मूलानुपाती हो गया। अगर मैं इसमें बात करूँ वाटर में, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्ट आपको वाटर ही लिखना पड़ेगा, ये मूलानुपाती हो जाएगा। मतलब आणविक सूत्र और मूलानुपाती दोनों बराबर होता है, किसका, वाटर का। समझिए बातों को। आगे देखिए, अगर आपको आगे पूछ ले, ये रिलेशन पूछ ले, जैसे कि आणविक सूत्र इक्वल टू क्या होता है कि n इंटू में समानुपाती सूत्र होता है। यही कि हम पीछे देखें कि n जो हम कॉमन ले रहे थे, अब इससे गुना कर देंगे तो आणविक सूत्र के बराबर ही आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपसे n का भी पूछ ले क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा, तो आणविक सूत्र और बटे में क्या, तो मूलानुपाती अगर सूत्र कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे बेंजीन के लिए अगर n पूछ ले क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा। देखिए आपका बेंजीन क्या होता है, C6 और H6 होता है ना, और समानुपाती सूत्र इसका क्या होता है, तो C और H होता है। तो देखिए इसका जितना भी मास नंबर है उसको आप लिख लीजिए। तो कैसे लिखिएगा, कार्बन के लिए कितना होता है, तो कार्बन के लिए आपका होता है कितना, 12। तो देखिए 12 गुने आप क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए। और प्लस में हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 गुने में कितना कर लीजिए, 6 कर लीजिए। और बटे में क्या कर लीजिए, इसके लिए कितना हो जाएगा, 12, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसको यहाँ 12 और प्लस में 1 कर लीजिए, 13 कर लीजिए। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऊपर में जोड़िएगा तो 78 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 13, 13 × 5 = 65, और 13 × 6 कितना होता है, 78 होता है। तो ये देखिए आपका ये सूत्र आ गया, मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, जो आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है। देखिए ऑप्शन जो सी में दिया गया यही चीज़ हो जाएगा, और यही नीचे बना के भी दिखाया है। देखिए तो आप समझ गए अच्छे से बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, आणविक सूत्र द्रव्यमान अगर आपको निकालना हो, आणविक सूत्र द्रव्यमान की बात करें तो क्या होता है, 2 इंटू में यानी कि वाष्प घनत्व होता है, 2 इंटू में वाष्प घनत्व। तो अगर आपको वाष्प घनत्व निकालना हो यानी कि वेपर डेंसिटी निकालना हो, तो कैसे निकालिएगा, जो आपका आणविक द्रव्यमान है वो बटे में 2 कर दीजिए। जैसे कि हम अगर ड्यूटेरियम के लिए निकाले, क्या होगा इसका मतलब वाष्प घनत्व क्या होगा, यानी कि वेपर डेंसिटी। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा, यानी कि 2, यानी कि डी के लिए कितना होता है, 2 होता है, तो 2 गुने में कितना कीजिए, 2, और प्लस में यहाँ मतलब ऑक्सीजन के लिए मास कितना होता है, तो 16 होता है, तो 20 हो गया, बटे में 2 कर दीजिए, तो 10 इसका हो गया। उसी तरह से आप निकालिए H2SO4 का, तो कितना, देखिए H के लिए 1 होता है, तो 1 गुने 2, तो 2 हो गया। S के लिए कितना होता है, तो 32 होता है, और ये ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, तो इसके लिए होता है आपका मतलब 16 होता है, और 16 गुने 4 तो 64 हो गया। तो इसको जोड़िएगा तो 98, 98 बटा 2 कितना हो गया, तो 49 हो गया। समझ गए बातों को। तो इसी तरह से हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि आणविक द्रव्यमान में और 2 से भाग देकर के निकालते, तो आप एग्जाम में गलत कर जाइएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका दिया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो अफवाहों का सिद्धांत दिया गया। देखिए ये क्या है, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ यानी कि निर्माण करना होता है। यह सिद्धांत के अनुसार मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करते हैं, इसके बाद उससे अधिक और उसी क्रम में आगे चलते जाते हैं। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखते हैं ना, वो सबसे पहला होता है, इसका ऊर्जा सबसे कम होता है, उसके बाद इससे ज़्यादा इसका होता है, इससे ज़्यादा इसका होता है। मतलब जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उस सबका ऊर्जा क्या होता है, बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पे अगर 1s2 लिखा हुआ है तो इस सब का मतलब क्या है, देखिए जो 1 लिखा गया ये ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है, s जो लिखा है ये सब ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है, और जो 2 लिखा है ये सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट कर रहा है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो यहाँ पे 23 नंबर, देखिए मतलब 23 कर रहे हैं, सोडियम है। देखिए सोडियम का आपको पता है मास नंबर कितना 23 होता है, एटॉमिक नंबर कितना 12 होता है। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो ये कितना 11 का हमको लिखना है। तो देखिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 11 है, तो कैसे लिखेंगे 1s2 कॉमा में 2s2 और कॉमा में कितना 2p6 और यहाँ पे 3s1 हो जाएगा लास्ट में। यहाँ पे 3s1 है लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। देखिए 3s1 है तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे इसके 11 इलेक्ट्रॉन था ना, तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 और 6 कितना 10 और एगो इसके पावर में लास्ट में आ गया, तो ये 11 हो गया ना। तो इसी तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से क्लोरीन का लिखा गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन में आपको जो ये बड़ा वाला जो डंटा दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली नीचे वाला के एक है और ऊपर वाला का एक है। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, जैसे क्लोरीन होता है ना, तो ये 17 है ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे वाला एस के पावर में 1 था, ये ऐसे सट गया, इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। समझ गए बातों को। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए तो क्लोरीन के कैसे लिखेगा, तो यानी कि 1s2
2s2 2p6 और उसके बाद 3s2 और उसके बाद जो लास्ट में बच गया, अब मतलब 12 तक कंप्लीट हो गया, अब लास्ट में कितना बचा था 5 बच गया, तो p के बारे में 5 रख दिए। ऐसे p का होता है कितना है तो 6 होता है, 6 तक p में जा सकता है। अगला देखिए, अगर आपसे उत्कृष्ट गैस का पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे लिखेगा? देखिए इसका ना ऑक्टेल पूरा पूरा होता है लास्ट वाला, हीलियम को छोड़कर। देखिए हीलियम में 2 होता है, उसके बाद कितना होता है तो इसके बाकी सब के लास्ट में कितना होता है 8 होता है। नियोन की बात करें तो 2, नियोन का 10 होता है ना, तो 10 को कैसे लिखिएगा 2 8। आर्गन के 18 होता है तो 2 8 8 लिखिएगा। उसी तरह क्रिप्टॉन का लिखिएगा 2 8 18 और उसके बाद जो बच गया 8 बचा। उसी तरह से जेनॉन का ये होता है, उसी तरह से रेडॉन का ये होता है। समझ गए बातों को? तो ये आपको एक झलक एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखना है, परमाणु संख्या। जैसे कि हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है और रेडॉन का 86 होता है। समझ गए बातों को? आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि संयोजकता। देखिए संयोजकता क्या होता है ना, यानी कि संयोजकता की अगर बात करें मतलब वाइलेंसी की बात करें। देखिए एक तो होता है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है वाइलेंसी। जो वाइलेंस होता है, जो लास्ट में बच गया वो सब वाइलेंस है, लेकिन अगर 4 से कम है तो उसको वाइलेंस और वाइलेंसी दोनों बराबर होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपको किसी भी यौगिक की संयोजकता निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक यानी कि एक की संयोजकता दूसरे पर होती है और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे NH3 लिखा गया, बात को ध्यान से सुनिए, NH3 लिखा गया। तो देखिए अगर हम आपसे पूछे संयोजकता N का कितना होगा तो ये इसके जो आगे है ना, मतलब H के आगे ये यहाँ आ जाएगा, 3 हो जाएगा N के लिए। अगर H का पूछे ना तो यहाँ पे N के लिए कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे इसके आ जाएगा, मतलब इसके वाला संयोजकता इसमें चल जाता है और इसके वाला इसमें चल जाता है। तो संयोजकता ऐसे ही होता है किसी भी यौगिक का। जैसे कि यहाँ पर मतलब A2O3 का पूछे तो यहाँ पे A2 के लिए क्या, मतलब एल्युमिनियम के लिए क्या हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब इसके एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से। समझ गए बातों को? आगे देखिए आपका आगे क्या लिखा है कि केस फर्स्ट में क्या है कि यदि किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 तक हो, अगर ध्यान रखना है अगर 4 तक हो तो इस केस में क्या होता है, संयोजी और संयोजकता दोनों बराबर होता है। मतलब वाइलेंस एंड वाइलेंसी दोनों बराबर होता है। वाइलेंस बोले तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन बच गया वो वाइलेंस होता है, और वाइलेंसी क्या होता है कि ये 4 से कम ही होता है हमेशा, 1 2 3 या 4 तक होगा। 0 होता है 0 1 2 3, ये इसका वैल्यू कितना होता है तो या तो 0 होगा, 1 2 3 और 4 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है तो 1 से लेकर के और कहाँ तक तो 8 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ के बातों को? जब यही वैल्यू अगर 4 तक, जब इसका वैल्यू अगर 4 तक रहता है 1 से लेकर के 4 तक, तब उस केस में ये दोनों बराबर हो जाता है। और जब ये 4 से बड़ा आ गया, मान लीजिए कि इसका वैल्यू अगर 4 से बड़ा आ गया, 4 से बड़ा आ गया अगर वैल्यू, तब के केस में क्या होता है ना कि उसमें से क्या करते हैं 8 में से इसको घटा लेते हैं, तब जो भी इसका वैल्यू आया 4 से बड़ा तो 8 में से घटाने के बाद ये आपको वाइलेंसी दे देता है। आगे देखिए इसमें क्या दिया। देखिए संयोजकता और संयोजी दोनों बराबर होता है, यानी कि वाइलेंसी और वाइलेंस दोनों बराबर होता है। केस 2 में देखिए अगर इसके बाह्यतम कक्षा में जैसे 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए तो संयोजकता क्या हो जाएगा, अब वाइलेंसी क्या हो जाएगा कि 8 में से हम उसको घटा लेंगे और जो भी बचेगा वो हमारा हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे आपका क्या दिया है यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा है। देखिए सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम पीछे लिख के बता दिए थे, यहाँ जरूरत नहीं। लेकिन लास्ट में देखिए क्या बचा 1 बचा, तो अगर 1 है तो इसके मतलब इसका संयोजी भी 1 हुआ और संयोजकता भी 1 हुआ, दोनों 1 हो गया। लेकिन लास्ट में क्या है कि 1 है बचा हुआ, इसके मतलब ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई कब होता है, जब लास्ट में 8 बचता है तब अस्थाई होता है। चलिए अब हम इसका देखते हैं। देखिए अब या तो 8 बचे या तो इसका औष्टक जैसे कि एस है ना, तो इसका 2 अगर पूरा हो गया रहता तब पी के ऊपर 6 पूरा हो गया तब ये मतलब लास्ट वाला तब स्टेबल हो जाता, या 2 एस के ऊपर 2 हो जाता तब स्टेबल हो जाता। हम आपको पीछे बताएं कि एस के लिए कितना होता है 2 होता है, पी के लिए 6 होता है, उसी तरह से डी के लिए 10 होता है, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14 होता है। अगर ये लास्ट में है तब वो अस्थाई है। अगला देखिए, अगला आपको देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 1 लगा हुआ है प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 10 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा तो 1s2 लिखिएगा, उसके बाद 2s2 लिखिएगा, उसके बाद 2p6 लिखिएगा। तो इसके अब लास्ट में क्या आएगा, पी के लिए 6 जरूरत होता है और 6 है ये है। इसके मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इसका संयोजकता देखिए, अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसका लास्ट में मतलब पूरा है सब चीज, तो मतलब 10 को अगर तोड़िएगा तो कैसे तोड़ सकते हैं 2 और 8 के फॉर्म में तोड़िएगा, तो लास्ट में इसके 8 आ गया, मतलब इसका संयोजी तो 8 हो गया, तो संयोजकता कितना हो जाएगा तो 8 माइनस में क्या करना था संयोजी करना था, तो यहाँ संयोजी भी 8 है और 8 में से घटाना भी, तो आपको 0 आ जाएगा। 0 क्या है तो संयोजकता आया, मतलब वाइलेंसी आया। समझ गए बातों को? और ये कैसा होगा तो स्टेबल होगा, मतलब अस्थाई होगा। क्यों? क्योंकि पी को लास्ट में 6 को जरूरत था और यहाँ 6 को मिल भी गया। समझ गए बातों को ना अच्छे से? चलिए आगे देखिए मैं कोशिश करता हूँ ना कि आपको 100% समझा दूँ क्लास में अपने। समझ गए? देखिए
आगे क्या आपका दिया है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होता है, क्योंकि सबके लास्ट में 8 आएगा तो सबका तो शून्य होना ही होना है, लेकिन हीलियम का नहीं होता है क्योंकि हीलियम के लास्ट में 2 आता है, तो इसमें संयोजी और संयोजकता दोनों बराबर हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सोडियम की अगर बात करें तो इसके लिए क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पावर में 1 पहले से लगा हुआ प्लस में, तो इसका मतलब इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो गया। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो संयोजकता क्या 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मतलब कोर इलेक्ट्रॉन की देखिए, एक ये भी होता है, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया, जो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो जो बाहरी सेल में है, लेकिन संयोजकता क्या, तो मतलब अगर 4 तक है तो सेम, और 4 से बड़ा है तो हमको बाहरी में से घटाना पड़ेगा, मतलब 8 में से घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको समझिए। कोर इलेक्ट्रॉन वो होता है ना कि अब सबसे लास्ट वाला को छोड़ करके बाकी जो बच गया कोर इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला बोले तो आउटर मोस्ट सेल में जो होगा उसको छोड़ के जो बच गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 को छोड़ करके जितना बचा कोर इलेक्ट्रॉन है तो कितना है, तो 10 हो गया। यहाँ पे 8 को छोड़ के जो बचा कोर इलेक्ट्रॉन है कितना, 10 हो गया। यहाँ पे 6 को छोड़कर जितना कोर इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका ये कुछ पॉइंट लिखा गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। देखिए मैं आपको सबको एक एक चीज़ समझा देता हूँ, आप अच्छे से देखिए। पहला पॉइंट अब क्या है कि कार्बन के समस्थानिक जो कार्बन 14 होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो जीवाश्म की उम्र को पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, यूरेनियम के समस्थानिक का हम उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका करते हैं परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का। आयोडीन का समस्थानिक हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका हम करते हैं जैसे कि घेघा रोग हो जाता है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट आपका क्या है। देखिए आपका चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि लोहे यानी कि आयरन के समस्थानिक जो होता है उसका उपयोग हम करते हैं एनीमिया रोग को पता लगाने के लिए। और सैनिक की बात करें समस्थानिक का, तो इसका हम क्यों करते हैं उपयोग, क्योंकि इसका उपयोग हम ट्यूमर को पता लगाने के लिए करते हैं। अगर कोबाल्ट 60 की हम बात करें तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। इसमें से क्यों, क्योंकि गामा रे निकलता है और गामा रे से ही क्या होता है, कैंसर का उपचार होता है। अगर मैं बात करूँ सोडियम समस्थानिक का यूज क्यों करते हैं, तो इसका हम रक्त के थक्का के मतलब जमने के पता लगाने के लिए करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे का रहा है कि देखिए अल्प रक्तता को जो क्षय होता है उसको मतलब टीबी के जांच करने के लिए क्या है, तो हम F59 का यूज करते हैं। उसी तरह से अस्थि रोग को उपचार के लिए क्या यूज करते हैं, तो फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर पौधे के उर्वरक का यानी कि उर्वरकों के प्रभाव के जाँच करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो कार्बन 12 का यूज करते हैं कि कोई पौधा है उसमें कितना उर्वरक का प्रभाव है। आगे देखिए, जैसे कि तेल के कुआं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव जो हो जाता है उसको पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसमें हम सोडियम 24 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो आने की रेडियो सक्रियता है ये टॉपिक। देखिए सबसे पहली बात यहाँ क्या है कि 1 क्यूडी बराबर कितना होता है, तो 3.7 इंटू में 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। अगर आपको एक रदरफोर्ड पूछ ले तो कितना होता है, 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। एक बेकुरेल अगर पूछ ले आपसे कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अर्ध आयु काल, देखिए हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है किसी भी परमाणु का। जैसे कि देखिए हाफ मतलब वही होता है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है ना उसको आधा खत्म होने में जितना टाइम लगेगा वही हाफ लाइफ कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है वही क्या होता है कि अर्ध जीवन काल होता है। तो फार्मूला इसका क्या होता है कि T1/2 इक्वल टू में 0.693 बटा में कितना लेमडा होता है। लेमडा क्या होता है, तो यही होता है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, या हिंदी में इसको विघटित नियतांक बोलते हैं। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ टॉपिक क्या है, आगे ये दिया है कि औसत आयु की बात करें या मध्य आयु की बात करें तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। क्या होता है कि पदार्थ के सभी परमाणुओं की कुल आयु और बटे में क्या पदार्थ की परमाणुओं की संख्या, जब हम इसको कर देते तो ये औसत आयु उसका निकल जाता है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, जैसे कि हम टॉ पीछे देख लिए तो टॉ इक्वल टू क्या होता है, तो 1/λ होता है। और यहाँ पे आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या कि अर्ध आयु इक्वल टू में ये होता था 0.693 बटे में लेमडा होता था। तो यहाँ वही बात है। देखिए यहाँ पे अगर अर्ध आयु आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, इसको आप ये ऊपर लेकर के जाइए तो सेम पीछे वाला ही फार्मूला हो गया ना। तो यही बात है यहाँ पे। देखिए आगे आपका क्या देखिए, अगर न्यूट्रॉन बटा में प्रोटॉन की संख्या जो है ये ग्रेटर देन हो जाए किससे, 1.5 से, तो क्या है, तो रेडियो एक्टिव है वो तत्व। कैसा है, तो रेडियो एक्टिव है। अगर ये न्यूट्रॉन बटा में प्रोटॉन की संख्या 1.5 से अगर कम हो जाए या इसके बराबर है तो वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूँ आयोनाइजिंग पावर यानी कि आयन विभव का, तो सबसे ज़्यादा होता है अल्फा में, तब बीटा में, तब होता है गामा में। ठीक है, अगर दूसरा की बात करें यानी कि भेदन क्षमता का, तो पेनिट्रेटिंग पावर किस में ज़्यादा होता है, तब होता है वो सबसे ज़्यादा होता है गामा में, तब बीटा में, तब अल्फा में। मतलब इसका सीधे आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला है आपका
अगला क्या बोला है कि फोटोग्राफिक प्लेट, अगर फोटोग्राफिक की बात करें तो अल्फा बीटा और गामा, मतलब जो आपका पीछे था आयोनाइजिंग पावर था, ऐसे ही फोटोग्राफिक प्लेट का भी होता है। आगे आपका देखिए क्या दिया यहाँ पे कि प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोगिक। तो देखिए ये अनुसंधान में एक्चुअली यूज किया जाता है। जैसे कार्बन डेटिंग का यूज किस लिए किया जाता है, तो जीवाश्म को पता लगाने के लिए। उसी तरह से यूरेनियम डेटिंग का किस लिए यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु को पता लगाने के लिए। उसी तरह से आपका रूबेडियम डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो चट्टान एवं खनिज की आयु के पता लगाने के लिए। जैसे बहुत खनिज उनिज निकलते रहता है ना कहीं से जमीन के अंदर से, तो उसी की आयु के पता लगाने के लिए कि कितना दिन पहले का दबा हुआ है अंदर में। समझ गए बातों के। अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग का किस लिए यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं भूमि गर्भिक चट्टानों के मतलब आयु के पता लगाने के लिए। जो भूमि के अंदर जो चट्टान होता है उसकी आयु के पता लगाने के लिए। तो इतना बात आप समझ गए अच्छा से। दोस्तों अगर एक बार में आपको पूरा क्लियर नहीं रहता तो 2 बार देखिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सीधे डायरेक्ट ये काम आएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें मतलब ऑक्सीकरण तथा अवकरण की बात करें, मतलब ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन का, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसे बिहेव करता है, और इसको एकदम VVI लगा के रख लीजिए, इंपॉर्टेंट, सीधे परीक्षा में दिखता है। कि जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, H2O2 हो गया, तो ये किस में आता है, तो ये दोनों मतलब ये दोनों जैसा बिहेव करता है। और ओजोन हो गया तो ये भी दोनों जैसा बिहेव करता है। और यहाँ पे HNO2 हो गया तो मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये भी दोनों जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि देखिए वर्ग ए जो है ये कैसा होता है, तो ये क्षार धातु होता है। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आ जाता है आपका हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, उसके बाद रूबेडियम आ जाता है। इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो +1 होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ कि अगर वर्ग दूसरा की बात करूँ तो ये क्या होता है कि क्षारीय मृदा धातु होता है। तो इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि बेरियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, सेलेनियम आ गया। तो ये इसके लिए कितना होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 होता है। उसी तरह से अगर हैलोजन वर्ग की अगर हम बात करें तो जैसे कि हैलोजन में क्या होता है, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इसके लिए कितना होता है, तो -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन संख्या अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है, तो इसके लिए होता है आपका -2 होता है। समझिए बातों को। तो दोस्तों ये चीज़ें हम आपको बता दिए, और देखिए हम इसमें 2-3 पार्ट आपको केमिस्ट्री में करके दे देंगे। अगर एक ही वीडियो बहुत बड़ा बना लेंगे ना तो आप उसको देख भी नहीं पाइएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यानी कि जल का आयनन। ठीक है, और 2-3 वीडियो के अंदर हम आपको पूरा दे देंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा व्यू अच्छा आएगा ना तो हम बहुत जल्दी करा देंगे। ऐसे अगर व्यू अच्छा नहीं आता ना तो जल्दी कराने का मन नहीं करता है। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितना आपको मैं अच्छे से करा रहा हूँ ना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप डिबिया लेके भी खोजिएगा ना तो नहीं मिलेगा। आपको अगर चेक करना है तो कहीं भी चेक कर लीजिए, क्योंकि लोग इसको सिर्फ पढ़ के सुनाते हैं। आपको इतना डीप में जाने के लिए ना वो चीज़ें उसको पता होना चाहिए, तभी आपको कोई डीप में बताएगा। समझ गए बातों को। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। समझ गए बातों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।